हाँ हाँ। रेड नहीं, हाँ ठीक, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मित्रों, इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। लिखावट की ओर से लगातार ऑनलाइन कविता पाठ हो रहे हैं। इसका मोटो भी है, अच्छी कविता से अच्छा कुछ नहीं। ये मोटो दिया था मंगलेश डबराल ने, जिनकी पिछले साल कोरोना से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। लिखावट की स्थापना में रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैं तीनों सक्रिय रहे और करीब 35 वर्ष हो गए कविता को लेकर के इस मंच की सक्रियता का। तो आज उसी कड़ी में, अच्छी कविता की खोज की कड़ी में, आज 4 मित्र कवियों का कविता पाठ हमने रखा है। और जैसा आप सबको पता है, प्रशांत जैन मुंबई से जुड़े हैं, शिव कुशवाहा फिरोजाबाद से, विनीताव कुमार बेगूसराय से जुड़ेंगे और भास्कर चौधरी छत्तीसगढ़ से। कविता पाठ के अंत में आपकी कविताओं पर कौशल किशोर टिप्पणी करेंगे। तो मैं अब इस कविता पाठ की शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले मैं शिव कुशवाहा को आमंत्रित करूंगा। शिव कुशवाहा के बहुत बहुत तो धन्यवाद सर। कविता संग्रह है तो सुनो, उनके कविता संग्रह का नाम है तो सुनो, 2019 में प्रकाशित हुआ। दूसरा कविता संग्रह है दुनिया लौट आएगी, जो इसी साल प्रकाशित हुआ है। वो अध्यापन के पेशे से जुड़े हैं और इन दिनों फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में है। तो इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं शिव कुशवाहा को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कविताओं का पाठ करें। शिव कुशवाहा। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं लिखावट मंच को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने का अवसर दिया। आदरणीय कौशल किशोर सर, जो मुझे सदैव प्रेरित करते रहते हैं, उनकी ही प्रेरणा से इस मंच पर हूं। कुछ कविताएं आप लोगों के समक्ष। पहली कविता का शीर्षक है बचे रहेंगे शब्द। नेपथ्य में चलती क्रियाएं बहुत दूर तक भा ले जाना चाहती हैं। नेपथ्य में चलती क्रियाएं बहुत दूर तक बहा ले जाना चाहती हैं, जहां समय के रক্তিम हो रहे क्षणों को पहचानना बेहद मुश्किल हो चला है। नेपथ्य में चलती क्रियाएं बहुत दूर तक बहा ले जाना चाहती हैं, जहां समय के रক্তিम हो रहे क्षणों को पहचानना बेहद मुश्किल हो चला है। तुम समय के ताप को महसूस करो। तुम समय के ताप को महसूस करो कि जीवन जिजीविषा की हाफती सांसों में धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं हमारी सभ्यताएं। कि तुम समय के ताप को महसूस करो, जीवन जिजीविषा की हाफती सांसों में धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं हमारी सभ्यताएं। स्याह पर्दे के पीछे छिपे हैं बहुत से भयावह अक्स, जो देर सवेर घायल करते हैं हमारे इतिहास का वक्षस्थल और विकृत कर देते हैं जीवन का भूगोल। स्याह पर्दे के पीछे
छिपे हैं बहुत से भयावह अक्स जो देर सबेर घायल करते हैं हमारे इतिहास का वक्षस्थल और विकृत कर देते हैं जीवन का भूगोल। हवा में पिघल रहा मोम की मानिंद जहरीला होता हुआ परिवेश और तब्दील हो रहा है हमारे समय का वह सब कुछ जिसे बड़े सलीके से संजोया गया संस्कृतियों के लिखित दस्तावेजों में। हमारे समय का वह सब कुछ जिसे बड़े सलीके से संजोया गया संस्कृतियों के लिखित दस्तावेजों में। बिखर रही उम्मीद की आखिरी किरण को सहजते हुए, बिखर रही उम्मीद की आखिरी किरण को सहजते हुए, खत्म होती दुनिया के आखिरी पायदान पर केवल बचे रहेंगे शब्द और बची रहेगी कविता की ऊष्मा। बिखर रही उम्मीद की आखिरी किरण को सहजते हुए, खत्म होती दुनिया के आखिरी पायदान पर केवल बचे रहेंगे शब्द और बची रहेगी कविता की ऊष्मा। ये पहली कविता जिसका शीर्षक था बचे रहेंगे शब्द। दूसरी कविता का शीर्षक है भाषा की अनुभूतियां। पक्षियों की तरह नहीं होती मनुष्यों की भाषा, पक्षियों की तरह नहीं होती मनुष्यों की भाषा। पक्षियों की अनुभूति भाषा के साथ जुड़ी रहती है, पक्षियों की अनुभूति भाषा के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए वे सदियों तक समझते हैं अपने आत्मिक संवाद। पक्षियों की तरह नहीं होती मनुष्यों की भाषा, पक्षियों की अनुभूति भाषा के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए वे सदियों तक समझते हैं अपने आत्मिक संवाद। मनुष्य भाषाओं पर झगड़ते हैं, उसके संवेदन सिक्त हर्फों को हथियार बनाकर भेदते हैं एक दूसरे का हृदय। मनुष्य भाषाओं पर झगड़ते हैं, उसके संवेदन सिक्त हर्फों को हथियार बनाकर भेदते हैं एक दूसरे का हृदय। मनुष्यों की भाषा के शब्द ग्लोबल हो रही दुनिया में बड़ी बेरहमी से संस्कृतियों से हो रहे हैं दूर। मनुष्यों की भाषा के शब्द ग्लोबल हो रही दुनिया में बड़ी बेरहमी से संस्कृतियों से हो रहे हैं दूर। भाषिक सभ्यता के खंडहर में दबे हुए मनुष्यता के अवशेष और शिलालेखों पर उकेरी गई लिपियों के अंश अपठित रह गए मनुष्यों के लिए। भाषिक सभ्यता के खंडहर में दबे हुए मनुष्यता के अवशेष और शिलालेखों पर उकेरी गई लिपियों के अंश अपठित रह गए मनुष्यों के लिए। भाषा की अनुभूतियां विलुप्त हो रही हैं, भाषा की अनुभूतियां विलुप्त हो रही हैं अवसान होते खुरदरे समय में, कि अब छोड़ दिया है मनुष्यों ने संवेदना की भाषा में बात करना। भाषा की अनुभूतियां विलुप्त हो रही हैं अवसान होते खुरदरे समय में, कि अब छोड़ दिया है मनुष्यों ने संवेदना की भाषा में बात करना। तो ये दूसरी कविता जिसका शीर्षक था भाषा की अनुभूतियां। अगली कविता का शीर्षक है तुम कहाँ हो वसंत। तुम्हारे स्वागत में पंछी अब गीत नहीं गाते, तुम्हारे स्वागत में पंछी अब गीत नहीं गाते, भौरे भी नहीं करते गुंजन, धरती अब नहीं करती नृत्य, पेड़ की हरी पत्तियां झुलसकर दुनिया को बना रही हैं बदरंग। तुम्हारे स्वागत में पंछी अब गीत नहीं गाते, भौरे भी नहीं करते गुंजन, धरती अब नहीं करती नृत्य, पेड़ की हरी पत्तियां झुलसकर दुनिया को बना रही हैं बदरंग। फूलों की रंगत तब्दील हो रही है, फूलों की रंगत तब्दील हो रही है और तब्दील हो रही हैं श्वेत वर्णी नदियां। ढह रहे हैं वे सभी मानक जो मनुष्यता को बचाए रखने के लिए होते हैं बहुत जरूरी। ढह रहे हैं वे सभी मानक जो मनुष्यता को बचाए रखने के लिए होते हैं बहुत जरूरी। तुम समय की धड़कन सुनो, तुम समय की धड़कन सुनो, मशीन बन चुका आदमी सुबह से शाम तक नहीं रुकता, तुम्हारे नैसर्गिक मोहपास का आकर्षण धीरे धीरे हो रहा है विलुप्त। तुम समय की धड़कन सुनो,
मशीन बन चुका आदमी सुबह से शाम तक नहीं रुकता। तुम्हारे नैसर्गिक मोह पाश का आकर्षण धीरे धीरे हो रहा है विलुप्त। तुम देख सको तो देखो, तुम देख सको तो देखो, बहुत तेजी से उग रहे हैं कंक्रीट के जंगल। संबंधों पर जम रही है मोटी बर्फ की चादर, सूख रही संवेदना की गहरी नदी। तुम कहाँ हो बसंत, मुरझाए हुए समय की टहनियां अब सूख रही हैं। तुम देख सको तो देखो, बहुत तेजी से उग रहे हैं कंक्रीट के जंगल। संबंधों पर जम रही है मोटी बर्फ की चादर, सूख रही संवेदना की गहरी नदी। तुम कहाँ हो बसंत, मुरझाए हुए समय की टहनियां अब सूख रही हैं। तो ये तीसरी कविता का शीर्षक तुम कहाँ हो बसंत। और एक कविता अंत में, गेहूं की बालियों में। कविता का शीर्षक है गेहूं की बालियों में। अलस सुबह गेहूं की बालियों पर कुछ बूंदें ओस की ढलक आती हैं। अलस सुबह गेहूं की बालियों पर कुछ बूंदें ओस की ढलक आती हैं, जो सूरज की रोशनी में मोती की मानिंद बन जाती हैं उम्मीद की किरण। खेतों में उगाए गेहूं की हरितिमा से खिल उठी है अप्रतिम मुस्कान। मिट्टी की सोंधी गंध हवा के साथ मिलकर पका रही हैं गेहूं की बालियां। धीरे धीरे पक रही फसल को उम्मीद से केवल किसान ही नहीं निहारते, बल्कि पक्षी भी उम्मीद से लबरेज कुछ दानों के लिए करते दिखते हैं जद्दोजहद। उनकी चोंच के बीचों बीच दबी हुई गेहूं की बालियों में दिखता है अभूतपूर्व सौंदर्य, जो दुनिया की किसी भी भाषा में समझने के लिए हो सकता है स्वीकृत। गेहूं की बालियां सहेजती हैं हमारी सांस्कृतिक विरासत और कविता की भावभूमि को देती हैं कल्पना के उर्वर विचार। खोई हुई अस्मिता से जूझते हुए किसान गेहूं के दानों में ढूंढते हैं अपना जीवन राग। गेहूं की बालियां ही तय करती हैं किसी भी देश का भविष्य। हमारे समय का पूरा भूगोल टिका हुआ है गेहूं की बालियों में। गेहूं की बालियां ही तय करती हैं किसी भी देश का भविष्य। हमारे समय का पूरा भूगोल टिका हुआ है गेहूं की बालियों में। ये चौथी कविता जो मैंने पढ़ी उसका शीर्षक गेहूं की बालियों में। दुनिया लौट आएगी। अच्छा अच्छा सर, तो उसके लिए सर अगर अवकाश दें तो मुझे लानी पड़ेगी सर वो। एक मिनट सर, बस एक मिनट, अभी अभी लाता हूँ। सितेंद्र नाथ चौधरी जी हैं? हाँ, शितेन जी को नमस्कार। लेकिन हैं कहाँ? हैं है सर, मैंने पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखा सर, आए हुए हैं। एक नमस्कार मिनट सर, सर। मैं हाँ, पढ़ता हूँ सर, एक मिनट एक मिनट। सितेंद्र नाथ चौधरी जी आए हुए हैं। लेकिन बोल नहीं रहे हैं। म्यूट होगा शायद। मैं फोन करता हूँ सर, फोन करके बोलता हूँ। हाँ, ये आ गए पापा। आइए पापा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, माइक म्यूट है उनका असल में। जी सर। जब तक जी सर, ये काव्य संग्रह है कविता दुनिया लौट खोजी जा आएगी। रही है। आवाज कुछ आ रही बोलना है? चाहते थे? नहीं, सुन रहा हूँ, कब कार्यक्रम देख रहा हूँ जी। जी सर, मैं अच्छा लगा सर कविता आप पढ़ा आए। हूँ, आदरणीय कौशल किशोर सर ने आवाज में कहा कि दुनिया लौट आएगी कविता पढ़ें, तो मैं काव्य संग्रह से, और हाँ, ये आवाज जा रही है जी। पहली ही कविता है, लास्ट सबसे अंतिम, दुनिया लौट आएगी, मैं पढ़ रहा हूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है दुनिया लौट आएगी। निशब्दता के क्षणों ने डुबा दिया है महादेश को। निशब्दता के क्षणों ने डुबा दिया है महादेश को एक गहरी आशंका में। जहां वीरान हो चुकी सड़कों पर सन्नाटा बुन रहा है एक भयावह परिवेश। एक अदृश्य शत्रु ने पसार दिए हैं अपने खूनी पंजे।
निःशब्दता के क्षणों ने डुबा दिया है महादेश को एक गहरी आशंका में, जहां वीरान हो चुकी सड़कों पर सन्नाटा बुन रहा है एक भयावह परिवेश। एक अदृश्य शत्रु ने पसार दिए हैं अपने खूनी पंजे। सिहर उठी है संवेदना, ठिठक गई हैं अभिव्यक्तियां, शब्दों ने जैसे अपना लिया है मौन, भावनाएं जैसे जम गई हैं हृदय के किसी कोने में बर्फ की मानिंद। सिहर उठी है संवेदना, ठिठक गई हैं अभिव्यक्तियां, शब्दों ने जैसे अपना लिया है मौन, भावनाएं जैसे जम गई हैं हृदय के किसी कोने में बर्फ की मानिंद। संक्रमण के खतरनाक दौर में जहां सुरक्षित नहीं है हम, लेकिन भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहती हैं हमारी आशान्वित आंखें। हमारे भविष्य की आंखें टकटकी लगाए देख रही हैं आशाओं के अथाह समुद्र में। उनकी स्पंदित होती सांसों के साथ अब समय ठहर गया है और ठहर गई है मनुष्यों की रफ्तार। दुनिया धीरे धीरे तब्दील हो रही है एक अव्यक्त भय में। दुनिया धीरे धीरे तब्दील हो रही है एक अव्यक्त भय में कि दुनिया लौट आएगी जल्द अपने रास्ते पर, अभी हवाओं में कुछ जहर ज्यादा है। कि दुनिया लौट आएगी जल्द अपने रास्ते पर, अभी हवाओं में कुछ जहर ज्यादा है। ये कविता कोरोना संक्रमण के दौरान जब पहला लॉकडाउन चल रहा था तब लिखी थी, और उसी समय आदरणीय कौशल किशोर सर कोरोना काल पर कविताएं फेसबुक मंच पर पढ़ रहे थे, तो ये कविता उन्होंने उसमें पढ़ी थी। और आदरणीय भास्कर चौधरी जी ने भी इसका पाठ किया है इस कविता का। तो ये कविता मुझे प्रिय है और सर को भी बहुत प्रिय है, इसलिए सर ने ये कविता पढ़ने के लिए कहा। और मैं समझता हूँ मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब मैं और वरिष्ठ लोगों को सुनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लिखावट मंच, आभार। धन्यवाद शिव कुशवाहा जी। आपने बचे रहेंगे शब्द, भाषा की अनुभूतियाँ, तुम कहाँ हो बसंत, गेहूं की बालियों में दुनिया लौट आएगी, कविताओं का पाठ किया और एक अव्यक्त भय और अदृश्य शत्रु की तरफ हमारा ध्यान खींचा। और ये बहुत सही है कि समय के ताप को अगर हम महसूस नहीं करेंगे तो एक जहरीला परिवेश हमें घेर लेगा। धन्यवाद शिव कुशवाहा। फिर हम लोग किसी समय किसी और कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो मैं आपको धन्यवाद देने के साथ ही मैं प्रशांत जैन को आमंत्रित करना चाहता हूं, और इसके पहले कि वो कविताएं पढ़ें, मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय लिखावट के श्रोताओं को देना चाहता हूं। प्रशांत जैन मूलतः मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर जिलों में हुई। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इन दिनों मुंबई में रहते हैं। NIT नागपुर से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमटेक किया। 4 साल नागपुर में अध्यापन करते रहे और उसके बाद मुंबई के
एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन करते हैं। बीच बीच में टीवी के लिए लेखन भी करते हैं। वो कहते हैं कि रचनात्मक लेखन बहुधा अनियमित ही रहा और प्रकाशन में कभी रुचि नहीं दिखाई। बिल्कुल सच है। प्रकाशन ही एक कवि के कवि होने का प्रमाण नहीं है। रचना तो लगातार चलती रहती है। प्रकाशन तो महज एक शाब्दिक उपाय है अपनी रचना को सार्वजनिक करने का। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी वादा किया है कि वो अपनी कविताओं के प्रकाशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं प्रशांत जैन को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं और मैं चाहूँगा कि वो कविता को पढ़े ही नहीं बल्कि परफॉर्म करें। आखिरकार कविता भी एक कला है और उसका भी परफॉर्मेंस होना चाहिए। प्रशांत जैन। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मिथिलेश सर का मैं आभार प्रदर्शित करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस मंच पर और इतना स्नेहपूर्ण परिचय दिया। और आदरणीय कौशल किशोर सर ने मुझे फोन किया था इसके लिए, उनका भी आभार। और सबसे पहले मैं चौधरी सर को प्रणाम करूंगा जो मेरे सौभाग्य से यहाँ मौजूद हैं और वो हमारे फिजिक्स के शिक्षक रहे हैं। स्कूल में उन्होंने मुझे पढ़ाया। मुझे पता नहीं था वो आने वाले हैं, लेकिन देखा तो बड़ा अच्छा लगा। सारे प्रतिभागी जो मेरे साथी हैं उनका अभिवादन और सभी श्रोताओं का भी अभिवादन। अब मैं शुरू करूंगा क्योंकि समय सीमित है। पहली कविता है नया निजाम। सर ने परफॉर्म करने के लिए कहा है, वो तो मेरे बस की बात नहीं है, बहुत अनुभव भी नहीं है। नया निजाम कविता का शीर्षक है। सरेआम हुई है एक मासूम की हत्या। सरेआम हुई है एक मासूम की हत्या। सरकार ने दे दिए हैं जांच के आदेश। खबरिया चैनल चीख चीख कर ठहरा रहे हैं मुजरिम मकतूल को ही। सरकारी महकमों को इशारे की जरूरत नहीं। वे जानते हैं अपना कुछ न करने या सबूत मिटाने का काम बखूबी। सरकारी महकमों को इशारे की जरूरत नहीं। वे जानते हैं अपना कुछ न करने या सबूत मिटाने का काम बखूबी। नई नस्ल के देशभक्त देख रहे हैं सब कुछ अहोभाव से। आने के रोज नामचे में कर्ज कर ली गई है मुजरिम की फरारी। किया जा रहा है मुजरिम का सत्कार धर्म की सेवा के लिए मंत्री आवास पर। किया जा रहा है मुजरिम का सत्कार धर्म की सेवा के लिए मंत्री आवास पर। अगली कविता त्व की अनिवार्यता। अस्तित्व में सभी वनस्पतियां और जीव बद्ध हैं निसर्ग के इस नियम से कि है वे सदैव अपने त्व के साथ। वृक्ष अपने वृक्षत्व के साथ, सिंह अपने सिंहत्व के साथ, हिरण अपने हिरणत्व के साथ। यहां तक कि अजीव भी नहीं है इस नियम से परे। रहता है पृथ्वी पर हमेशा काष्ठ अपने काष्ठत्व के साथ, लोहा अपने लौहत्व के साथ और जल अपने जलत्व के साथ। बस एक मनुष्य ही है
बस एक मनुष्य ही है जिसे नहीं है अनिवार्यता कि रहे सदैव अपने मनुष्यत्व के साथ। वाह, बस एक मनुष्य ही है जिसे नहीं है अनिवार्यता कि रहे सदैव अपने मनुष्यत्व के साथ। अगली कविता इंसानियत का कुदरती रंग। इंसानियत का कुदरती रंग, ये 2 कविताएं हैं। पहली है, साल के पहले दिन धुंध और कोहरे ने मध्यम कर रखा है सूरज को। मौसम विभाग कहता है कि खिल आएगी धूप दोपहर तक। वैसे न भी खिले धूप कुछ दिन तो क्या, भले ही लगते हैं ये बदलते रंग कुदरत के, मगर इंसान पर फबता है बस एक ही रंग, और वह है इंसानियत का कुदरती रंग। इस एक रंग में ही समाया हुआ है सुख दुख का तमाम स्याह सफेद। इसी में खिलता है जीवन का इंद्रधनुष। मुस्कुराते हैं जिसमें हजारों रंग, प्रेम और विश्वास के। जैसे सूरज की उजली किरण में छिपे होते हैं बैंगनी से लाल तक प्रकाश के सातों रंग। दूसरी कविता, इंसान फितरतन है अपनी ही कुदरत के खिलाफ, रहता नहीं अक्सर इंसानियत के अपने कुदरती रंग में। ओढ़ लेता है कभी फरेब की सफेद चादर, रौब गालिब करता है कभी पहनकर स्वार्थ का काला कोट। लेकिन मेरे शहर में लाखों हैं आम अवाम जो ओढ़ते पहनते हैं तमाम खास लोगों की उतरन, या फरेब और स्वार्थ के जिनके सस्ते लिबासों की बुनावट नहीं उतनी मजबूत। अक्सर उनके छीजे फटे लिबासों से झांकती है बाहर डरी सहमी इंसानियत। इसी कतरा कतरा छन कर आती इंसानियत के बूते। इसी कतरा कतरा छन कर आती इंसानियत के बूते। आबाद है मेरे शहर में अब भी कुछ लोग अपने कुदरती रंग में। इन्हीं के बूते रमा है मेरे शहर में जिंदगी, और शायद किसी तरह चल रहा है दुनिया का कारोबार भी। और शायद किसी तरह चल रहा है दुनिया का कारोबार। अगली कविता है किन्नर। किन्नर देते हैं उम्र भर ममता भरी दुआएं माँ बच्चों को। किन्नर देते हैं उम्र भर ममता भरी दुआएं माँ बच्चों को, इसके बावजूद कि मातृत्व या पितृत्व उन्हें नसीब नहीं। कुछ धर लेते हैं किन्नर का भेष कि पाल सके पेट। कुछ हो जाते हैं किन्नर पेट और तिजोरी के भरे होने की वजह से। कुछ हो जाते हैं किन्नर पेट और तिजोरी के भरे होने की वजह से। देते हैं ताली नकली मसीहाओं की हर बेताल तकरीर पर। देते हैं ताली नकली मसीहाओं की हर बेताल तकरीर पर। अब ये 2 कविताएं छोटी छोटी अमावस शीर्षक के अंतर्गत, अमावस विषय है। पहली कविता, जब भी आई है जीवन में अमावस की रात, हर बार पाया है जीर्ण शीर्ण आकाश की काली चादर को। छिद्र है जिसमें हजारों जिनसे दिखाई देता है रूपहला प्रकाश उस पार का। ये छिद्र है द्वार भविष्य की संभावनाओं के। एक दिन आएगा जरूर जब हो जाएगी यह चादर पूरी तरह तार तार, और खत्म हो जाएगा सिलसिला अमावस के अंधेरों का। और खत्म हो जाएगा सिलसिला अमावस के अंधेरों का। अमावस पर दूसरी कविता, अनंत दूरी पर स्थित कुछ नए तारों का प्रकाश अरबों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर अरबों साल पहुंचता है पृथ्वी तक हर पल। अमावस की हर नई रात नमूदार होते हैं हजारों नए तारे कि जिनका प्रकाश पहुंच चुका होता है इस बीच पृथ्वी तक। तुम मानो या ना मानो,
तुम मानो या ना मानो, महसूस होता है मुझे हर नई अमावस कुछ कम अंधेरी। तुम मानो या ना मानो, महसूस होती है मुझे हर नई अमावस कुछ कम अंधेरी। शायद इन्हीं नए तारों की वजह से, शायद इन्हीं नए तारों की वजह से। अगली कविता है, इंसान आदिम ही ठीक था। आज की जो तथाकथित सभ्यता है या जो तथाकथित विकास, उस पर कटाक्ष है। इंसान आदिम ही ठीक था। मनुष्य की तथाकथित सभ्यता का आधार है लकड़ी, लोहा और प्लास्टिक। अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चले, खींच लो मनुष्य के पांव तले से यह जादुई कालीन कि जिसके दम पर उड़ रहा है वह असभ्यता के आकाश में अहर्निश। अगर मेरा बस चले, बदल दूं दुनिया के तमाम विलासितापूर्ण काष्ठ उपस्करों को हरे भरे पेड़ों में। अगर मेरा बस चले, कारों, मशीनों और इमारतों के लोहे को भर दूं वापस धमन भट्टियों में और चला दूं उन्हें उल्टा कि बदल जाए लोहा अपने अयस्क में, फिर भेज दूं उसे धरती के गर्भ में जहां से वह आया था। अगर मेरा बस चले, समेट लूं दुनिया का तमाम प्लास्टिक, बदल दूं उसे वापस पेट्रोलियम में और पहुंचा दूं धरती की अतल गहराइयों में कि जहां है उसका करोड़ों साल पुराना घर। अगर मेरा बस चले, बदल दूं तमाम कीमती पोशाकों को पत्तों के पैरहन में। अगर मेरा बस चले, बदल दूं तमाम कीमती पोशाकों को पत्तों के पैरहन में कि इंसान आदिम ही ठीक था, कि इंसान आदिम ही ठीक था। अगली कविता ये भी पर्यावरण को ही संबोधित करती है। ताकि बची रहे धरती, ताकि बची रहे धरती, ये शीर्षक। कानून के आरे से जंगल साफ करने से पहले, पूंजी के बुलडोजर से पहाड़ों को ध्वस्त करने से पहले, स्वार्थ की दीवार से नदियों का मार्ग रोकने से पहले, हे नई सभ्यता के विकास पुरुषों, रुको पल भर, सोचो कि बस्तर के आदिवासी हल चलाने से पहले क्षमा याचना करते हैं धरती से। कि बस्तर के आदिवासी हल चलाने से पहले क्षमा याचना करते हैं धरती से। बहुत अच्छे, बहुत दुनिया भर के बहुत पर्वतारोही, दुनिया भर के पर्वतारोही नहीं फहराते विजय पताका चोटी पर, बल्कि लौट पड़ते हैं कुछ नीचे से ही कि बची रहे पवित्रता भूमि पुत्रों की कुलदेवी कंचनजंगा की, कि बची रहे पवित्रता भूमि पुत्रों की कुलदेवी कंचनजंगा की। एक रोचक तथ्य है कि कंचनजंगा के तीर्थयात्री पीक तक नहीं जाते, थोड़ा नीचे से वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसका धार्मिक महत्व है और इस नियम का पालन सभी करते हैं। अगली कविता, मेरा ख्याल है 2-3 मिनट बचे हैं। तस्वीर और नजर। उसके आंगन का पेड़ पेड़ नहीं पंछियों का एक मोहल्ला था, जिसमें डेरा था सैकड़ों पंछियों का, जिसमें शामिल थे छोटे बड़े हर रूप रंग के पंछी। उसके गांव में ऐसा न था कि एक पेड़ पर सिर्फ कौवे रहते हों, दूसरे पर सिर्फ तोते, तीसरे पर सिर्फ बगुले, यानी एक पेड़ पर एक ही तरह के पंछी। ब्राह्मण पारा का हर पेड़ हर तरह के पंछियों का मुकम्मल एक मोहल्ला था। दलितों की बस्ती में भी ऐसा ही था। मुसलमानों के इलाके में भी मामला कुछ अलहदा न था। नए पुराने अमीरों की कॉलोनी और झुग्गी बस्ती में भी ठीक यही तस्वीर थी। समस्या मात्र यह थी, समस्या मात्र यह थी कि इस तस्वीर के नजारे के लिए उसके पास नजर न थी। समस्या मात्र यह थी कि इस तस्वीर के नजारे के लिए उसके पास नजर न थी। किसान आंदोलन पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं। असल में मैंने आज देखा तो बड़ी संख्या में प्रतिरोध की कविताएं हैं। किसान आंदोलन को संबोधित कविता, किसान और राजा।
दो कविताएं हैं इस सीरीज में, किसान और राजा। मैं धरती का बेटा हूं, तुम धरती के राजा। मेरे पास हल है, उपजाता है अन्न जो, मेरे तुम्हारे सबके लिए। तुम्हारे पास बुलडोजर है, डराता है जो दिन रात मेरी जर्जर झोपड़ी को। मेरे पास लाठी है कि घुस ना आए खेत में आवारा पशु। तुम्हारे पास फौज है कि प्रवेश न कर सके मुझ जैसे लोग तुम्हारी राजधानी में। मेरे खेत में बिजू का है कि चुग न ले पंछी बीज जो अभी अभी बोए हैं। तुम्हारे पास झूठ है, फरेबी सपने हैं कि जाग न जाए अवाम जो तुम्हारी दी हुई देशभक्ति की अफीम खाकर बरसों से सोए। तुम्हारे पास अध्यादेश है, एहसान फरोश भीड़ है, बंदूक है, षड्यंत्र है कि उठ न खड़े हो किसान जो अभी अभी जागे। अब अंतिम कविता, क्योंकि तो समय लगभग हो गया है। ये भी किसानों को संबोधित है। पशुधन बनाम धन पशु। पशुधन बनाम धन पशु। किसान के पास है बहुत से आंसू और थोड़ी सी हंसी और थोड़ा नाज भी, अपनी मेहनत, टुकड़ा भर जमीन और मुट्ठी भर पशुधन पर। राजा के पास है आंसू गैस के गोले, आकाश भर अट्टहास, ताड़ सा अहंकार और उसे नाज है अपने बगलगीर धन पशुओं पर। और उसे नाज है अपने बगलगीर धन पशुओं पर। अगर इजाजत हो तो 1 मिनट की अंतिम कविता की। धन्यवाद। ये भी किसानों पर ही, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। उसे इम्कान न था, शीर्षक है उसे इम्कान न था। इस बरस बारिश अच्छी हुई थी, सो भगवान भरोसे होने वाली उसकी फसल भी अच्छी हो गई थी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी न थी। मिला नहीं था उसे इस बार भी अपनी छोटी जोत की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर भी उसने जीन्स खरीदने की अपनी साध पूरी कर ली थी, इस बहाने भी कि किसान आंदोलन में जाना है। उसे इम्कान न था कि 21वीं सदी में उसके महान देश की लोकतांत्रिक सरकार मैं तमाम लाव लश्कर के घुस जाएगी उसकी जीन्स के पायचों में। उसे इम्कान न था कि सरकार कहेगी कि देखो देखो वह आदमी तो जीन्स पहने हुए है, भला वह किसान कैसे हो सकता है। उसे इम्कान न था कि उसका उगाया अन्न 3 वक्त फूसने वाला देश इनकार कर देगा उसे पहचानने से ही, सिर्फ उसकी जीन्स की वजह से। सिर्फ उसकी जीन्स की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पाठ संपन्न होता है। आप सबका आभार सुनने के लिए। विनीताब भी आ गए हैं। जी जी हाँ, धन्यवाद प्रशांत जी। अपने नया मिजाज, किन्नर और किसानों को संबोधित या उनकी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान खींचती अपने कई मार्मिक कविताएं पढ़ी। अभी जो हाल है और किसान आंदोलन में हैं और निज़ाम सुन नहीं रहा है। बहुत अच्छी लगी आपकी कविताएं। और फिर हम आप लोग आपको इसी तरह के किसी कविता पाठ में फिर हम लोग जोड़ेंगे और आपसे आग्रह करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे अगले कवि हैं विनीताब कुमार। विनीताब कुमार का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। विनीताब की कविताएं लगभग सभी प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में छप चुकी हैं, जिनमें कुछ नाम
यहाँ गिनाया जा सकता है। नया पथ, जनपथ, स्वाधीनता, युद्धरत आदमी, सबके दावेदार, हिंदुस्तान, जनशक्ति, जन संदेश टाइम्स, मुक्त कथन, बेगूसराय टाइम्स, समकालीन चुनौती इत्यादि। कौशल किशोर जी ने इस कोरोना काल में दर्द के काफिले नाम से कोरोना पर लिखी हुई कविताओं का एक संकलन प्रकाशित करवाया है। उसमें भी कुमार विनीताब की 2 कविताएं संकलित हैं। प्रगतिशील जनवादी मूल्यों के प्रति जागरूक, संवेदनशील तथा वामपंथी राजनीति को समर्पित हैं विनीताब। वर्तमान में जनवादी लेखक संघ बिहार के सचिव हैं और वहाँ वो साहित्यिक सांगठनिक काम को देखते हैं। विनीताब बरौनी से जुड़े हैं, तो मैं विनीताब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी कविताओं का पाठ करें। विनीताब। जी धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। कुछ विलंब से जुड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी पहली कविता है इस वक्त। इस वक्त ठीक ठीक चलना ईमान पर, छुरियों की तेज धार पर चलना। इस वक्त ठीक ठीक चलना ईमान के पथ पर, छुरियों की तेज धार पर चलना है। पहचान कर भी नहीं पहचानने का स्वांग करना वक्त की पहचान है। आप चाहें तो दिल बहलाने के लिए मौसम को खुशगवार कह लें, इसके बावजूद आपका मन मानता है कि हवा में बारूदी दुर्गंध है। विरोध के हर एक स्वर को दबाना वक्त की नजाकत है। विरोध के हर एक स्वर को दबाना वक्त की नजाकत है। आप घर से बाहर गए थे, सुरक्षित लौट आए, यह वक्त की शराफत है। वक्त को एहसास है भीषण शीतलहर के प्रकोप से हर तरफ राख ही राख है। शायद वह इस बात से अनजान है, शायद वह इस बात से अनजान है कि उसके नीचे दबी हुई सुलग रही आग है, उसके नीचे दबी हुई सुलग रही आग है। दूसरी कविता है 6 दिसंबर। ऐसा होता है, हर बार ऐसा ही होता है जब आता है 6 दिसंबर। ऐसा होता है, हर बार ऐसा ही होता है जब आता है 6 दिसंबर। फड़फड़ाने लगते हैं इतिहास के पन्ने, कांपने लगता है भूगोल। राजनीति शास्त्र के पृष्ठों पर अंकित संविधान की धाराओं अनुच्छेदों को पत्थरों से पीसकर मसाले बना दिए जाते हैं। गृह विज्ञान की छात्राएं समझ नहीं पाती हैं, गृह विज्ञान की छात्राएं समझ नहीं पाती हैं, उद्विग्न हो जाती हैं। सब तरह से जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद भी गणित गड़बड़ हो जाता है। विज्ञान अपने तमाम तर्कों के बावजूद धराशायी हो जाता है। हम निर्निमेष देखते हैं, हमारे सामने गुजर जाती है भीड़
लक्ष्यहीन दिशाहीन। अगली कविता है, हम ऐसे नहीं हैं। तुम जो कहो आंख मूंद कर मान लें, हम ऐसे नहीं हैं। तुम जो कहो आंख मूंद कर मान लें, हम ऐसे नहीं हैं। वह कोई और होगा, आंख का अंधा, नाम नयन सुख, जो तुम्हारी हर बात चरणामृत मान रसपान करेगा, तुम्हारी चरण पादुका अपने सिर से लगाएगा, हम ऐसे नहीं। जोरू जमीन जंगल समझ जो तुम करना चाहते हो उपभोग, सिर्फ उपभोग, मेरा मान मर्दन, जड़ों पर वार दर वार करोगे और चाहोगे चुपचाप सहें सब, हम ऐसे नहीं हैं। पहले अंगुली थामने की इजाजत मांगी, पहले अंगुली थामने की इजाजत मांगी, फिर पकड़ी कलाई। अब जो तुम मेरी बाह मरोड़ने में लगे हो और चाहते हो दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते चलें, हम ऐसे नहीं। गला काट दोस्ती, आस्तीन का सांप, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना, अपना उल्लू सीधा करना, गाल बजाना तुम्हें मुबारक, मगर कागजी घोड़े दौड़ाते जो तुम एक ही लाठी से सबको हाँकना चाहते हो, हम ऐसे नहीं हैं। अगली कविता, मासूमों की मौत पर। जो गोरखपुर में हॉस्पिटल में बच्चे ऑक्सीजन के बगैर मार दिए गए थे, उन्हीं को लक्ष्य कर यह कविता लिखी गई है। वे मासूम काले कलूटे स्याह चटकीले गोरे चिट्टे, वे मासूम काले कलूटे स्याह चटकीले गोरे चिट्टे, दुधिया गेहुआ वर्ण वाले, सुर्ख गुलाब से बेली चमेली हरसिंगार संजीवनी बच्चे, नीम के पात से हाथ वाले, वसंत के किसलय माथ वाले, हौले हौले मुंह खोले किलकारियां भरते बच्चे, अपनी जननी की आंखों के तारे थे, नानी की गोद के दुलारे थे, दादा की पीठ पर सवार होने वाले थे, वे पल भर में ही मौत के आगोश में समा गए। वे मरे नहीं, वे मरे नहीं, मनुपुत्रों की घात के शिकार हुए, वे जो अपनी बेबस माओं के कलेजे के टुकड़े थे, अब कभी नहीं लौटेंगे, अब कभी नहीं लौटेंगे। उनमें से कोई हो सकता था गांधी, मोहम्मद, ईसा या सुकरात, कालिदास, कबीर, तुलसी, मीरा, भारतेंदु, कविंद्र, रविंद्र, प्रेमचंद्र, यशपाल, सुभद्रा, निराला या गोरख भी, या भाभा या अमर्त्य सेन, या कोई नेता पत्नी त्यागी, या कोई वैरागी, तो कोई गेरुआधारी सत्ता सुखकामी, और भी कुछ कुछ बहुत कुछ। वे मासूम बच्चे जो अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगे, क्या सचमुच उन्होंने मृत्यु को अंगीकार किया? नहीं, नहीं, मेरे देश के भविष्य उन मासूमों को विक्षिप्त बीमार तंत्र ने मारा, सत्ता के गलियारे घूमते लालची भेड़ियों के षड्यंत्र ने मारा, सत्ता के गलियारे घूमते लालची भेड़ियों के षड्यंत्र। अगली कविता है, हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं यह दुनिया को बताना चाहते हैं, हम जिंदा हैं यह दुनिया को बताना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे राजपथ की छाती को रौंद कर, तुम्हारी क्रूरता भरी आंखों में आंखें डाल, तुम्हारे हुक्म को ठेंगा दिखाकर हम अपने जन्मदीह जा रहे हैं। तू क्या सोचता है अपने पागलपन का शिकार सबको बना लेगा? मगर जो हम जिद पर उतर आए तो तुम्हारी औकात
अपने पैरों तले रख सकते हैं, यह तुमको जताना चाहिए। जब तक जरूरत थी तूने हमारा इस्तेमाल किया, अब तू दिखने लगा चांद सा खूबसूरत, तब हमें अपना धब्बा बताने लगा। इतिहास में दर्ज होगा कि कोरोना महामारी से लोग पस्तहाल हो रहे थे और तू जिम्मेदारियों से मुंह चुरा अपनी मांद में जा छिपा था। लेकिन हम हौसला पस्त नहीं हुए, हम चल पड़ा हमारा कारवां कोरोना वायरस से जूझते, बैसाख जेठ की चिलचिलाती धूप सहते हम चलते चले जा रहे हैं। हम में से कुछ भूखे प्यासे सड़कों पर बेतहाशा दौड़ते, कुछ घायल होते, कुछ अपनी जान गंवाते, फिर भी हमारा हठ है कि हम अपने देश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चों की आंखों में सपने बचे हैं। हम खुली आंखों से अपने घर पहुंचने के सपने सच करने की जिद पर अड़े चलते चले जा रहे हैं। हम तुम्हारे तुगलकी फरमान को अंगूठा दिखाना चाहते हैं। हम साबित करना चाहते हैं हम जिंदा हैं, मरकर भी जिंदा ही रहेंगे, किंतु तू तो जिंदा लाश है, बदबूदार। पूंजी की चाकरी करते करते तुम्हारा स्वाभिमान बिक चुका है, जमीर मर चुका है। फिर यह सबको पता है कि बिके स्वाभिमान वाले हाथों लोक त्राही त्राही ही करेगा और तंत्र की संप्रभुता सुरक्षित नहीं रहेगी। अगली कविता है एक एक कर सब स्वयं को राष्ट्रभक्त घोषित करने की जोर आजमाइश में लगे। एक कर सब स्वयं को राष्ट्रभक्त घोषित करने की जोर आजमाइश में लगे हैं। वह जो कल तक बटमारी करता था आज भी राहजनी करता है। वह जो कल तक चेन स्मोकिंग का शिकार था आज शासन की तमाम पाबंदियों के बावजूद शराब के कारोबार में संलिप्त है। वह जो ग्राहकों से उचित मूल्य से अधिक कीमत वसूलना, बटखरे से तराजू पर सामान के वजन कम तौलना अपना ईमान समझता है। वह जो गरीबों के राशन की हकमारी में शामिल है, वह भी जो बैंक की दलाली में शामिल है, एक एक कर सब स्वयं को राष्ट्रभक्त घोषित करने की जोर आजमाइश में लगे। वह नौजवान जिसके माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वह प्रशासक जो अपने कार्यालय में समय पर अनुपस्थित रहना अपना अधिकार समझता है और रिश्वत लेकर काम निपटाना अपना दायित्व, वह कर्मचारी जो रिश्वतखोर अफसर की नाक का बाल है, वह पुलिस अधिकारी जिसकी अपराधियों से यारी है, एक एक कर सब स्वयं को राष्ट्रभक्त घोषित करने की जोर आजमाइश में लगे। वह शिक्षक जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराता है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। वह संचालक जो अंग्रेजी माध्यम के नाम पर पब्लिक स्कूल चलाता है, अभिभावकों से मोटी रकम वसूलता है, सरकारी नियमों को ताक पर रख अपना पौबारह करता है, एक एक कर सब स्वयं को राष्ट्रभक्त घोषित करने की जोर आजमाइश में लगे। वह संवेदक भ्रष्ट अभियंता जिसके काले कारनामे जग जाहिर हैं, वह चिकित्सक भी जिसे लोग मानते भगवान हैं किंतु आचरण से हैवान है, एक एक कर सब स्वयं को राष्ट्रभक्त घोषित करने की जोर आजमाइश में लगे। वह बुद्धिजीवी जो चाटुकारिता के बल पर शासन की आंखों का तारा है, वह मीडिया जो सब धन 22 पसेरी ही समझता है, वह नेता जो अपने मन की बातों से भोले भाले भक्तों को गोल गोल घुमाता है, बेसुध जनता के गालों पर विश्वासघात का जोरदार तमाचा लगाता है, वह
जो बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के नारे लगाने वालों का अनुचर बन जाता है, फिर मौका मिलते ही मासूमों की अस्मत तार तार कर देता है, वह भी जो वंचितों के पेट पर लात मारना अपना धर्म समझता है, एक एक कर सब अपनी राष्ट्रभक्ति का दबदबा कायम करने की जोर आजमाइश में लगे हैं। वह न्यायाधीश जिसकी फाइलें मजबूरों मजलूमों को तारीख दर तारीख कोर्ट के चक्कर लगवाती हैं और अंततः न्याय नहीं दे पाती हैं, वह भी जो न्यायालय को सत्ता का दरबान बनाने को आतुर है, एक एक कर सब स्वयं को बड़ा राष्ट्रभक्त दिखाने की जोर आजमाइश में लगे हैं। इसके बावजूद सच इससे इतर भी है। समाज में एक तबका ऐसा भी है जो अंधकूप में कूदना कदापि नहीं चाहता। वह अपनी जड़ों से नहीं कटा है, बढ़ते धुंधलके में टिमटिमाते जुगनुओं के समान डटा है। वह क्षणभंगुर आंधियों के विरुद्ध अड़ा है। वह जीवन जगत, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, जड़ जमीन, खेत खलिहानों, कल कारखानों, संविधान स्वतंत्रता की हकमारी के खिलाफ अपने तीक्ष्ण सवालों के साथ सड़कों पर अपनी मुट्ठियां हवा में लहराते तानाशाह के समक्ष तनकर खड़ा है। इसी छोटी सी जमात से हर दरबारी डरा है और एक एक कर सबको राष्ट्रद्रोही घोषित करने पर तुला है। एक एक कर सबको राष्ट्रद्रोही घोषित करने पर तुला है। इसके बाद बस अब हो गया। समय आपका जी, पूरा हो गया। जी धन्यवाद। आपका माइक बंद है मिथिलेश जी। हाँ, धन्यवाद विनीता। हम शिव कुशवाहा की कविता से शुरू हुए थे, जहाँ हमें एक अदृश्य शत्रु की तस्वीर दिखाई पड़ी थी, और फिर प्रशांत जैन की कविताओं से गुजरते हुए आपकी कविताओं तक पहुँचते हुए वह अदृश्य शत्रु कुछ शक्ल लेने लगा है और वह पहचाने जाने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनीता। अब अगले कवि के रूप में मैं और कुछ और मित्र इस बीच जुड़े हैं, जैसे सुशील कुमार, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं अगले कवि के रूप में भास्कर चौधरी के पास जाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी कविताएं सुनाएं। इसके पहले उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगा। भास्कर चौधरी रामानुजगंज, सरगुजा, छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। हिंदी और अंग्रेजी में एमए। वो भी, उनका भी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और डीएवी स्कूल में पढ़ाते हैं। एक काव्य संकलन कुछ हिस्सा तो उनका भी है और एक गद्य संकलन यात्रा वृत्तांत बस्तर में 3 दिन प्रकाशित। बच्चों पर केंद्रित कविताओं का संकलन लिटरेचर पॉइंट से एवं एक और अन्य कविता संकलन रश्मि प्रकाशन से प्रकाशाधीन है। सुनामी के बाद 2 दोस्तों के साथ नागापट्टिनम की यात्रा, वहाँ बच्चों के द्वारा कार्यक्रम के तहत बच्चों को मदद पहुँचाने की कोशिश की, और इसके अलावा
यात्राएं वे करते रहते हैं, जैसे आनंदवन, बस्तर, शांति निकेतन इत्यादि। कविता संस्मरण, समीक्षा इत्यादि प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। तो मैं भास्कर चौधरी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी कविताएं पढ़ें, उनका पाठ करें। भास्कर चौधरी। भास्कर जी। नमस्कार मिथिलेश जी और आप सभी अग्रज यहाँ मौजूद है, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। दरअसल पूरे 4 महीने बाद आदरणीय कौशल किशोर जी के आग्रह पर और साथ ही मिथिलेश जी से बातचीत के बाद मैं वापस लगता है जुड़ पा रहा हूँ आज। तो आप दोनों का बहुत बहुत आभार सर। और मिश्र जी, सुशील कुमार जी इधर, प्रशांत भाई, शिव कुमार जी, आप सबको नमस्कार। विनीताभ जी आपको नमस्कार। और वो भी माँ आपको मेरी भी आप सबको पता शुक्रिया। है। आपका तो नाम ही मैं सुनता रहा, और आज आमने सामने हुए हैं हम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है ना सर? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, जी एकदम साफ साफ, परफेक्ट। पहली कविता मैं माँ को याद करते हुए उनकी स्मृति में पढ़ना चाहता हूँ। शीर्षक है अमरूद का पेड़। पिताजी मौजूद है तो उन्हें खासतौर पे ये कविता समर्पित करता हूँ अम्मा के लिए। वह अमरूद का पेड़ था, उस लड़की से प्यार करता था। वह अमरूद का पेड़ था, उस लड़की से प्यार करता था। लंबे पैरों वाली उस लड़की के हाथ भी लंबे थे, वह उस पर कूद कर चढ़ती थी। पेड़ की हर एक शाखाओं को लड़की के बारे में पूरा पूरा पता था। पता था उसे कि कितनी ऊंचाई पर 3 शाखाएं जुड़ेंगी आपस में, कि लड़की बैठ सके आराम से पीठ टिकाकर और पढ़ सके दाएं हाथ में धरकर कोई उपन्यास, गोदान, गबन, निर्मला या सेवा सदन, या ताजा कहानी रेणु की, या रविंद्रनाथ की बांग्ला कविता, और बाएं हाथ से खा सके अधपके उजले हरे अमरूद। पेड़ को पता था शुक्ल पक्ष में अक्सर पेड़ को पता था शुक्ल पक्ष में अक्सर नीचे खड़ी होती है लड़की, तने के ठीक पास निहारती कभी कभी तो घंटों अलग अलग कलाओं में, चांदी के हंसिए से सोने की थाल तक। पेड़ को पता था शुक्ल पक्ष में अक्सर नीचे खड़ी होती है लड़की, तने के ठीक पास निहारती कभी कभी तो घंटों अलग अलग कलाओं में, चांदी के हंसिए से सोने की थाल तक, अलग अलग आकार धरते चांद को। पेड़ को पता है झुरमुट में कितनी पत्तियां होंगी, नई नवेली पुरानी और जवान कितनी होंगी पत्तियां, कि लड़की बस निहारती ही रहे चांद, और पेड़ को सुनाई देती रहे धड़कने, और पेड़ को सुनाई देती रहे धड़कने लड़की के दिल की। पेड़ को पता है लड़की अब जा चुकी है, बड़ी हो चुकी है लड़की, लड़की ने अलग घर बसा लिया है। पेड़ को पता है उसकी लड़की बूढ़ी हो चुकी है, कि वह अब भी प्यार करती है पेड़ से, कि वह अब भी देखा करती है झुरमुट से चांद, कि वह ख्वाबों में अब भी पढ़ती है उपन्यास या ताजा कहानी कोई। उन्हीं 3 डगालों के बीच बैठकर टिकाकर पीठ, पेड़ को पता है कि उसे कुछ नहीं पता। पेड़ को पता है कि उसे कुछ नहीं पता है, कि उसे कटे बरसों बीत गए, कि उसे उसकी जड़ों से अलग कर दिया गया है।
कठिन है थोड़ा पढ़ना मेरे लिए ये कविता, चौधरी जी, फिर भी भास्कर मैंने जी, कोशिश की। तानाशाह भी सुनाइएगा चौधरी जी, जरूर सर। तानाशाह की कविताएं भी सुनाइएगा। माफ कीजिएगा, मैं कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैं आना नहीं चाह रहा था, फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ और कविताएं प्रस्तुत करूं। यह बच्चे, तो स्वाभाविक है। बच्चे, सोचता हूं जब कभी देखता हूं उन बच्चों को, क्या सोचते होंगे। सोचता हूं जब कभी देखता हूं उन बच्चों को, क्या सोचते होंगे वे मेरे बारे में। मैंने जब कभी देखा उन्हें मुस्कुराकर, वे भी बस मुस्कुरा दिए। जब कभी भी हाथ हिलाया बच्चों ने भी। मैंने देखा गुस्से से आंखें तरेर कर, वे देखने लगे मेमने की तरह। मैंने देखा गुस्से से आंखें तरेर कर, वे देखने लगे मेमने की तरह। और अगली कविता है अम्मा के हिस्से का दूध। मेरे गांव में भैंस ने बच्चा जना है। सुना है भैंस के बच्चे से बेहद प्यार करती है अम्मा। अक्सर झगड़ लेती है पिता से कि भैंस के बच्चे को मिलनी ही चाहिए उसके हिस्से का दूध। याद है मुझे जब तक रहा मैं गांव में, मेरे ही हिस्से आता रहा अम्मा के हिस्से का दूध। याद है मुझे जब तक रहा मैं गांव में, मेरे ही हिस्से आता रहा अम्मा के हिस्से का दूध। अगली कविता है हंसी। वह बच्चा जो मेरे पड़ोस में रहता है, हंसता रहता है सारा दिन। वह बच्चा जो मेरे पड़ोस में रहता है, हंसता रहता है सारा दिन। कभी नहीं रोता है और कभी रोता भी है तो हंसने जैसा लगता है, कहती है बच्चे की माँ। सोचता हूं बच्चे उधर गाजा पट्टी में या फिलिस्तीन में या यजीदी इराक की पहाड़ियों में, छुपे हुए माओं की गोद में हंसते हैं कब। सोचता हूं बच्चे उधर गाजा पट्टी में या फिलिस्तीन में या यजीदी इराक की पहाड़ियों में, छुपे हुए माओं की गोद में हंसते हैं कब। और अगली कविता खासतौर पर मिश्र जी और यहाँ पर कौशल किशोर जी और उधर सुशील भाई भी मौजूद हैं, आप सबको खास तौर पे ये कविता मैं पेश कर रहा हूं आपके लिए। शीर्षक है तानाशाह। तानाशाह ने नृत्य का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया कभी, पर पारंगत है वह नृत्य की भावभंगिमाओं में। तानाशाह ने नृत्य का कोई प्रशिक्षण नहीं किया कभी, पर पारंगत है वह नृत्य की भावभंगिमाओं में। तानाशाह ने गीत लिखने का अभ्यास नहीं किया और न गाने की कोई शास्त्रीय ट्रेनिंग ही ली, पर तुकबंदी कला में माहिर है तानाशाह। बैले, हिप हॉप और कथक की तरह हाथ, पांव, एड़ियों और कमर के संतुलन में पारंगत है तानाशाह। भरतनाट्यम नर्तक की तरह मटकती, चौड़ी होती और सिकुड़ती है तानाशाह की आंखें। कथा के मुताबिक वस्त्र धारण करता है तानाशाह। वक्तित्व कला में निपुण तानाशाह ने साधुओं और संतों की संगत में सम्मोहन विद्या सीखी है। काल भैरव और काली का साधक तानाशाह भूत पिशाचों को काबू करना जानता है। तानाशाह उन अदृश्य भूतों को जिंदा श्रोताओं के पीछे खड़ा कर देता है जो उससे तालियां बजवाते हैं, तानाशाह की जय बुलवाते हैं। जो उनसे तालियां बजवाते हैं, तानाशाह की जय बुलवाते हैं। और आखिर में तानाशाह शीर्षक की एक और कविता। तानाशाह भी एक दिन और बच्चों की तरह पैदा हुआ था मां के गर्भ से। तानाशाह भी एक दिन और बच्चों की तरह पैदा हुआ था मां के गर्भ से। उसके लिए कोई आकाशीय भविष्यवाणी नहीं हुई थी,
न वह बुल आवर में पैदा हुआ कि ज्योतिष ने भविष्यवाणी की हो उसे मारने होंगे 100 शेर, नहीं तो 100वां शेर उसकी मृत्यु का कारण हो। वह भी एक बच्चा था, कुछ भी तो नहीं था पता, कुछ भी तो नहीं था असाधारण उसमें। खाता पीता सोता खुराफाते करता, आहिस्ते आहिस्ते बड़ा हो रहा था और बच्चों की तरह। किशोर वय तक पहुंचते पहुंचते वह असाधारण होने लगा। उसने घृणा करना सीखा, अपने जैसे किशोरों को वह हिकारत से देखने लगा। उसने चालाकी और धूर्तता सीखी अपने आसपास से। शायद उसने प्यार भी कभी किया हो किसी लड़की से और किशोरों की तरह, पर किया प्यार उन सभी चीजों से ज्यादा जो उसके पास नहीं थी उन दिनों। उन चीजों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था वह, कितनी भी घृणा पाल सकता था, कितनी भी जाने ले सकता था, मारने की सुपारी तक दे सकता था। उसने बहुत जल्दी जान लिया था यहाँ रिश्ते बहुत कच्चे हैं आदमियों के। दोस्ती बंधुत्व भाईचारा एकता सब किताबी हैं, या हैं भी तो फुर्र हो जाते हैं मिनटों में, धन धर्म जाति बोली और भाषा के नाम पर। समझ गया वह भाषण देकर लोगों को आपस में भिड़वा कर दंगे भड़काकर दूर बैठा टांग पर टांग धरे तमाशा देख सकता था। वह अनगिनत झूठ बोल सकता था और अनगिनत बार बोल सकता था, क्योंकि उसे मालूम था बार बार बोला गया झूठ मतलब सच होता है औरों के लिए। उसे मालूम था घृणा करना आसान है ज्यादा और उत्तेजना से भरपूर भी, और यही रास्ता है तानाशाह बनने का, कि जब चाहो तब छिपा लो घृणा त्वचा के नीचे चेहरे के और पसरा लो मुस्कान, कि चाहे जब छिपा लो हिकारत और पढ़ाओ लोगों को प्रेम का संदेश। आत्मा परमात्मा देश भेष विश्व गुरु और विश्वग्राम की बातें, देशभक्ति और देशद्रोह की बातें। उसने अच्छी तरह समझ लिया तानाशाह बनने का रास्ता भूखे पेटों के ऊपर से होकर जाता है। उसे जल्द ही मालूम हो गया कि भूखे पेटों वालों को जरा सा अन्न देकर और खाली हाथों में जरा सा लालच देकर कुछ भी बुलवाया जा सकता है। तानाशाह की जय भी, तानाशाह की जय भी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर जी, बहुत सुंदर कविता आपकी सारी कविताएं जैसे अमरूद का पेड़, हंसी बच्चे, तानाशाह, और मैं यहाँ तक पहुँचा कि अब शत्रु की तलाश पूरी हो चुकी है। बहुत अच्छी लगी आप लोगों की कविताएं और मुझे लगता है सबको अच्छी लगी होंगी और जो आगे सुनेंगे उनको भी अच्छी लगेंगी। मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये YouTube पर जब प्रोग्राम आ जाएगा तो आप लोग इसे अपने मित्रों को ज़रूर फॉरवर्ड करें और उन्हें सुनने के लिए भी कहें, आग्रह करें, क्योंकि हमारी कविता इसी तरह से आगे बढ़ेगी सबके प्रयासों से। कविता के कैरियर्स तो बहुत सीमित हो गए हैं। कौशल किशोर लखनऊ से जुड़े हैं, कवि, लेखक, एक्टिविस्ट, संपादक। तो मैं कौशल किशोर जी से आग्रह करूंगा कि वह अपनी टिप्पणी यहाँ रखें आज के कवियों और उनकी कविताओं को सुनते हुए। कौशल किशोर जी हम सब के लिए अपरिचित नहीं हैं, फिर भी लार्जर दर्शकों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ उनके परिचय के रूप में रखना चाहता हूँ।
कौशल किशोर जी कवि, समीक्षक, संस्कृत कर्मी व पत्रकार हैं। युवा लेखन, परिपत्र, जन संस्कृति जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया है। जन संदेश टाइम्स के साहित्यिक पृष्ठ सृजन में संपादन सहयोग करते रहे 2017 तक। उनका कविता संग्रह है औरत नहीं महानद थी तथा नई शुरुआत, और इन दिनों वो 2 कविता संग्रहों पर काम कर रहे हैं और जल्दी ही उनके संग्रह आएंगे, ऐसी उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। कौशल जी की दूसरी खासियत है वो संबंधों का निर्वाह करते हैं, बहुत प्रेम से, आदर से और जरूरी समझते हुए। मैं कौशल किशोर जी का स्वागत करता हूं और अपनी टिप्पणी रखने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। कौशल जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। हमारे लिए तो एक सुखद अवसर है कि आज अपने प्रिय 4 युवा कवियों को हमें सुनने का यहाँ मौका मिला लिखावट के मंच पर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच सत्येंद्र नाथ चौधरी जी हैं और मैं उन्हें नमस्कार अभिवादन करता हूँ। और जब डॉक्टर चौधरी जी, शुक्ला चौधरी जी पर अपनी अम्मा पर, माँ पर जब कविताएं सुना रहे थे तो मुझे वो पूरा दृश्य, वो पूरा समय हमारे सामने आ गया, जिसमें शुक्ला ही जी नहीं, हजारों लोगों को हम लोगों ने इस दौर में खोया है और सारा गम, सारा दुख दर्द हम लोगों के पास है। और इन कविताओं में भी कहीं न कहीं वो चीजें ध्वनित होती है, उसकी आहट भी है। और ये कविताएं ऐसा नहीं कि सिर्फ निजी व्यथा को ही अभिव्यक्त करती हैं, बल्कि ये कविताएं जो हमारे समय का जो दर्द है, जो व्यथा है, जो द्वंद है, जो संघर्ष है, जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, इन कविताओं को सुनते हुए मुझे कृष्ण की ये पंक्तियां याद, ये टुकड़ा याद आता है कि जुल्मतों के दौर में क्या गीत गाए जाएंगे, हाँ जुल्मतों के बारे में भी गीत गाए जाएंगे। तो ऐसी ही ये कविताएं हैं और सब पर टिप्पणी कर पाना संभव भी नहीं है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी हैं और जो कविता के साहित्य के मर्मज्ञ हैं और गहरे पारखी हैं। वो लगातार टिप्पणियां करते भी रहे हैं। मुझे लगता है कि उसे एक लिखित रूप में पेश करें तो इन कविताओं के बारे में एक समग्र और अच्छी समझ हम लोगों की बनेगी। मुझे लगता है कि ये कविताएं इस सदी की कविताएं हैं। ये हमारे युवा कवि हैं और ये खास तौर से आप देखेंगे तो हमारी सदी के ये दूसरे दशक में ये कवि आते हैं और इन कविताओं से को देखें तो इसमें ताजगी है और कवि भी अत्यंत सक्रिय कवि हैं सृजन के स्तर पर और सृजन से आगे भी सोचते हैं। और इनका सृजन भी सिर्फ ऐसा नहीं, ये कविताएं अपने आप मन की चीजों को व्यक्त कर देने वाली ही कविताएं नहीं हैं, बल्कि इनका मन भी समाज के मन से जुड़ता है। समाज के मन से जुड़ते ही ये कविताएं बनती हैं।
बचे रहेंगे शब्द से तानाशाह तक, क्योंकि लड़ाई तो एक कवि अपने शब्दों से लड़ता है, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं होती है। वो जानता है कि सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, और इसीलिए उसे कई तरह से लड़ना पड़ता है, कई मोर्चे पर लड़ना पड़ता है। इन कविताओं में अगर आप देखें तो एक मनुष्यता की पुकार कई कवियों में, शिव कुशवाहा हैं, हमारे प्रशांत जैन हैं, एक जो मनुष्यता पर जो संकट मंडराया है, उसे ये कविताएं रचती हैं, उसे सामने लाती हैं। उस सभ्यता का जो संकट है, जो मनुष्य ने सुदीर्घ काल में जो संघर्ष से जो कुछ अर्जित किया, संस्कृतियां, संस्कृति, भाषा, शब्द, जीवन मूल्य, आज सब पर संकट गहराया है। और कविता उस तानाशाह को, उस समय को चिन्हित करती हैं, उस समकाल को रचती हैं जिसमें यह द्वंद, जिसमें पर्यावरण नष्ट किया जा रहा है, जिसमें नया निजाम है, और नया निजाम एक झूठ का पूरा साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है और उसे सच बताया जा रहा है। इसमें उन मासूम बच्चों का दर्द है जो गोरखपुर में जो मासूम बच्चों की हत्या हुई थी, गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर के अभाव में। और वे बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं थे, बल्कि विनीता बताते हैं उसमें हमारे देश का भविष्य था। हमने हमारे देश की भविष्य की हत्या किन्नर के माध्यम से, पर्यावरण के सवाल यहाँ पर आए हैं, उस अंधेरे की बात है, और उस अंधेरे के खिलाफ कैसे जंग लड़ी जाए। प्रशांत जैन उस अंधेरे से, अमावस के अंधेरे से उजाले के लिए संघर्ष, पर्यावरण की चिंता है, किस तरह से आदिवासियों, पर्वतारोहियों, पर्वत को नष्ट किया जा रहा है, जल, जंगल, जमीन सब संकट में है। ये सारी चीजें कविता में आती हैं। और जो आज का संघर्ष है किसान और राजा के माध्यम से, जिस राजा को जनता चुनती है, अपने वोट से वह उसे राजा बनाती है, अपना जनप्रतिनिधि से लेकर सत्ता सौंपती है, आज वही सरकार, वही सत्तासीन लोग किसानों के साथ क्या व्यवहार करते हैं। पशुधन आज धन पशु, धन पशुओं से कैसे हमारा समाज, हमारा देश और दुनिया में इन धन पशुओं की तादाद, उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। कविताएं है, और इस बात को भी कविताएं ले आती हैं कि यह समय है कि अगर आप सच के साथ चलते हैं, सच के पक्ष में खड़े होते हैं, तो यह छुरियों पर चलने के समान है। शिव को हमेशा, ये देखिए कविताएं एक उम्मीद भी है। व्यवस्था का विरोध है, दुख दर्द भी है, मार्मिकता है, पीड़ा है, अपने लोगों के चले जाने का गम भी है, असमय चले जाने का गम है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद भी है कि दुनिया लौट आएगी। और हमें लगता है यह उम्मीद ही है जिस पर साहित्य का संसार हो, समाज हो, हम सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। वही हमारी प्रतिबद्धता है। और ये कविताएं एक पक्षधरता लिए हुए कविताएं हैं। इसमें एक प्रतिबद्धता है, एक समाज, वह जो श्रमशील समाज है, जिसकी गूंज है इन पूरी कविताओं में अंतरधारा के रूप में। और जिस दौर में हम हैं, उन शक्तियों की ये
कविताएं पहचान करती हैं। इनकी भाषा शैली बिंब भी है, लेकिन ये गढ़े हुए, जैसा कि सुशील कुमार जी कहते हैं कि उन कवियों से ये कविताएं इसलिए अलग होती हैं कि वे गढ़े हुए बिंब नहीं हैं। ये बिंब, प्रतीक, भाषा अपने जन जीवन से लिए गए हैं, उस यथार्थ से, जिस जीवन को हम जीते हैं, वही सहजता, वही सरलता, वही बोधगम्यता इन कविताओं में है। कोई दुरूहता नहीं है। और जो सपाटता इन कविताओं की है, मुझे लगता है यह सहजता और सपाटता इसकी कला है। मैं इन सभी चारों कवियों, भास्कर चौधरी, विनीताब कुमार, प्रशांत जैन और शिव कुशवाहा, इन सभी कवियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और आप यहाँ पर सत्येंद्र जी आए, सुशील कुमार जी, D.M. मिश्र जी, मिथिलेश जी और भी कई मित्र यहाँ पर आए, इन सभी को के प्रति आभार